हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ में। इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ में प्रोवाइड कर रहा है बुक्स एंड ई बुक्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट एंड वेरियस क्लासेस। अगर आप इन बुक्स एंड ई बुक्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक कीजिए, एक फॉर्म ओपन होगा, उसे फिल कर सबमिट कर दीजिए। उसके बाद में हमारी जो टीम है वो बहुत ही जल्द आप लोगों से कनेक्ट करेगी एंड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। इसी अच्छी बात के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, जिसमें हम लोग देखेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स में हमारी जो बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका जो चैप्टर 2 है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कि हमारे एग्जाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, उन्हें हम लोग यहाँ पर कुछ सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख चुके हैं और इसके एमसीक्यूज भी देख चुके हैं। आई गेस कि आप लोगों ने वो वीडियोस देख लिए और अपना वो पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। स्टार्ट करते हैं लॉन्ग आंसर के साथ में। एक जो चीज मैं आप लोगों से डिमांड करूंगी, दैट इज जैसे जैसे आप लोगों के सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए। क्वेश्चन आया है, वीडियो को पॉज करो, 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर लिखो और फिर वापस वीडियो को प्ले करो। मैंने जो आंसर लिखा है, आपने जो आंसर लिखा है, दोनों को थोड़ा सा चेक करो, थोड़ा सा कंपेयर करो और जहां पर आप कोई पॉइंट्स को ले सकते हो इस पर्टिकुलर आंसर में से, उन्हें अपने आंसर्स में क्या करना है, आपको इनकलकेट करना है। ठीक है, इससे जो है आपके आंसर की जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ेगी और इवेंचुअली हम यही चाहते हैं। एक चीज हमेशा याद रखने की, जो सीबीएसई है वो कभी भी आप लोगों से क्वांटिटी डिमांड नहीं करता है। ठीक है, वो उसे क्वालिटी चाहिए, तो आपको जो है क्वालिटी आंसर्स ही लिखने रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखते हैं। अब जो है स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रीफली एक्सप्लेन द गोल्स ऑफ 5-year प्लान। ठीक है, 5-year प्लान के जो गोल्स हैं वो हमें क्या करना है, वो करना है हमें एक्सप्लेन। अब जब हम गोल्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हमने जो गोल्स पढ़े हैं दैट इज ग्रोथ, इक्विटी, राइट, देन वी विल से कि ग्रोथ हो गया, इक्विटी हो गया, सेल्फ रिलायंस हो गया। ठीक है, ये जो वेरियस हमारे गोल्स हैं, ये हमें क्या करना है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। दैट मीन्स ये गोल्स हम लोगों ने क्या देखे थे कि ये ऐसे पर्टिकुलर गोल्स थे जो हर एक 5-year प्लान में क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। दैट मीन्स कि ये गोल्स ऐसे बनाए गए थे कि जो भी गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो इन पर्टिकुलर गोल्स को ध्यान में रखेगी और इनके लिए जो है वेरियस पॉलिसीज बनाएगी। क्योंकि अगर हम इन 4 गोल्स पर वर्क कर लिए तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर लेगी, डेवलप कर लेगी, लोगों का वेलफेयर भी होगा, साथ ही साथ जो प्रॉपर डेवलपमेंट है वो हो सकेगा। ठीक है, तो वही चीज जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी रहेगी। So goals and और objectives of 5-year plans are, सबसे पहले हमने लिखा मॉडर्नाइजेशन। थोड़ा थोड़ा आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करना है, ये नहीं कि आपने सिर्फ जो है टर्म लिख दिया मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, ग्रोथ, ये नहीं होगा, आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज आवर 6 मार्क्स क्वेश्चन, तो हमें जो है उस पर्टिकुलर जो है वर्ड लिमिट का आंसर लिखना है। जो वर्ड लिमिट आप लोगों के पास में प्रिस्क्राइब्ड है, आप बिल्कुल उसी से स्टिक होके चले। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 to 150 वर्ड्स का आंसर आपका होना चाहिए। ठीक है, so modernization, so it refers to adoption of new technology, new methods of production and changes in social outlook. For example, adoption of high yielding variety of seeds, new methods of irrigation, gender empowerment etc. ठीक है, तो modernization basically क्या होता है हमने वो एक्सप्लेन किया, इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लिए। अब एक चीज जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलना चाहूंगी, दैट इज मैं हर एक जो हमारा क्वेश्चन है उसे बहुत डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा रीजन है उसके पीछे कि अगर हम यहाँ पर डिटेल में चलेगा वीडियो बहुत ज्यादा जो है लेंदी हो जाएगा, जो कि हम लोग चाह नहीं रहे। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने जो है आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। टॉपिक वाइज जो वीडियोस हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाले वो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। अगर कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत है, आप उन वीडियोस को देखिए और अपना जो भी कंसेप्ट है उसे क्लियर आउट कर लीजिए। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम थोड़ा ब्रीफ में चलेंगे। ऑल राइट, तो हमने जो है एक जो इसका ऑब्जेक्टिव वो बताया, दैट इज मॉडर्नाइजेशन। सेकेंड वाले पर आते हैं, दैट इज
सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस क्या है कि खुद जो है क्या बनेंगे, हम सक्षम बनेंगे, ठीक है। सो सेल्फ रिलायंस मींस रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। सो सेल्फ रिलायंस ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन 5-year plans were self sufficiency in food grains, fall in foreign aid and increase in dependency on domestic products, increasing the share of industries in GDP, ठीक है। तो ये कुछ हमारे क्या है, ये कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स है सेल्फ रिलायंस के अंडर भी, कि सेल्फ रिलायंस के अंदर भी बताया गया था कि भाई सेल्फ रिलायंस के हिसाब से हमें ये चीजें करनी है, ठीक है। Then comes next one, that is growth. So it refers to increase in country's capacity to produce the output of goods and services within the country. ठीक है, growth क्या है? growth जो है उसका मतलब है कि country की जो capacity है to produce output of goods and services, that is जो production है उसकी capacity को increase करना is growth. ठीक है, so it implies either a large stock of productive capital or a large size of supporting services like transport and banking, or increase in efficiency of productive capital and services. The indicators of economic growth is GDP. GDP is the market value of all goods and services produced in the country in 1 year. हम लोग growth को कैसे जो है find out करते हैं या उसे कैसे जो है हम लोग measure करते हैं, तो that is measured on the basis of GDP. ठीक है, और GDP क्या है? GDP एक market value होती है सारे goods and services की जो कि produce किए गए हैं country में एक year में. All right, the contribution made by each sector of an economy gives the structural composition of economy. All right, then जो एक और हमारा जो एक और गोल है, that is what? Equity. So equity refers to reduction in inequality of income, uplifting weaker sections of the society and a more even distribution of economic power. A country can have high growth, the most modern technology, and also have most of its people living in poverty. So it was also one of the objective of 5-year plan that every Indian should be able to meet his or her basic needs such as food, a decent house, education and health care, and inequality in distribution of wealth should be reduced. ठीक है, तो इक्विटी क्या है? इक्विटी का मतलब है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो है उसे रिड्यूस करना. ठीक है, जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उन्हें अपलिफ्ट करना और जो इकोनॉमिक पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा इवन बनाना, अनइवन कम रखना, उसे क्या करना है? इवन बनाना. ठीक है, सो दिस इज इक्विटी. तो ये क्या होगा? ये हमारे जो 4 गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स वी वुड से ऑफ 5-year plans. ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन जो प्रॉपर्ली क्लियर है. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं. व्हाट आर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया? सजेस्ट सम वेज थ्रू व्हिच इट कैन बी ओवरकम. इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो फेल हो गई थी, तो उसके पीछे के क्या रीजंस थे और हमें कुछ वेज सजेस्ट करने हैं जिससे कि वो ओवरकम की जा सकती थी. ठीक है, तो 1950 से लेकर 1990 एक मेजर हम क्या देख रहे हैं कि वेरियस जो है पॉलिसीज वगैरह आई, वेरियस चीजें इंप्लीमेंट की गई, कुछ सक्सेसफुल रही एंड काफी जो है वो फेल भी हुई, अनसक्सेसफुल भी रही. तो वो अनसक्सेसफुल क्यों रही, उसके पीछे का रीजन क्या था, साथ ही साथ हमें ये बताना है कि हम कैसे उन जो पर्टिकुलर हमारी अनसक्सेसफुल वाली जो पॉलिसीज वगैरह थी उन्हें ओवरकम कैसे किया जा सकेगा. ठीक है, या जा सकता था, नॉट करेंगे बट कैसे जो है उसे कर सकते थे, उसे ओवरकम कैसे कर सकते थे. सो द रीजन फॉर फेलियर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग आर स्लो प्रोग्रेस इन पर कैपिटा एंड नेशनल इनकम, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवलेंट इन द कंट्री, increase in economic disparity, economic instability due to political, religious and regional problems. ठीक है, then you have failure in agriculture sector, major इस चीज को हम लोग बोलेंगे. इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हमने फेलियर देखा. फेलियर इन रिसोर्स मोबिलाइजेशन, हम लोग प्रॉपरली जो है रिसोर्सेज को जो है इधर से उधर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाए, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन करना वो प्रॉपर उस वे में नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था. डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड, ये भी एक मेजर बनता है कि हम जो है फॉरेन एड पर ज्यादा डिपेंड हो गए थे. एंड डिफेक्टिव रेगुलेटरी पॉलिसीज. ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिससे कि हम बोल सकते हैं, जिसमें कि हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग का एक फेलियर जो है ये हमें शो कर रही है. ठीक है, देन उसके बाद में सम ऑफ द सजेशंस टू हेल्प फॉर द सक्सेस ऑफ प्लान्स आर.
कुछ सजेशंस क्या हो सकते हैं वो हम बता देते हैं। सो वाइड स्प्रेड मास पार्टिसिपेशन, अगर मास पार्टिसिपेशन हम लोग देखेंगे तो चीजें थोड़ी जो है ठीक हो सकती है, ठीक है, कि भाई अगर जो वेरियस पॉलिसीज वगैरह अगर उसमें सारे ही लोग अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारे ही लोगों तक अगर उन पॉलिसीज का जो है रिजल्ट पहुंच रहा है, तो वो चीज क्या रहेगा, उस पॉलिसी को क्या बनाएगा, सक्सेसफुल बनाएगा, ठीक है। सो वाइड स्प्रेड मास पार्टिसिपेशन, सो देयर नीड्स टू बी अ मास participation in all the government policy. Any policy so developed by the government needs to incorporate as many people as possible, and the policy should be able to benefit a lot of people, ठीक है। Then you have job oriented economic planning, ठीक है। economic planning कैसी होनी थी, job oriented, that means ज़्यादा employment वगैरह provide कर सके। So the government should give tax benefits and encourage the setup of more private sector and public sector enterprises so that the problem of unemployment can be curtailed, ठीक है। Then you have encouragement of saving and investment. So incentives should be given for the people to save or invest in the economy. This will help in breaking the vicious circle of poverty, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वगैरह को क्या करना, encourage करना, सेविंग को encourage करना, लोगों को बताना कि क्यों जरूरी है ये सारी चीजें, तो इससे जो है ये पॉवर्टी से बाहर आया जा सकेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ये कुछ हमारे क्या हो जाते हैं, सजेशंस हो जाते हैं, और जो प्रॉब्लम्स थी वो भी हमने बता दी कि क्यों जो है इकोनॉमिक प्लानिंग हमें एक फेलियर, इकोनॉमिक प्लानिंग में जो है हमें फेलियर देखने को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। Why do you think that there was a need to implement land reforms in the agriculture sector? Also state the types of land reforms implemented. हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो land reforms थे एग्रीकल्चर में वो implement करना चाहिए था, ठीक है, उसकी नीड थी, land reforms की जरूरत थी, क्यों हमें ऐसा लगता है। साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि जो various type of land reforms implement हुए थे, land reforms, land ceiling लाई गई, जमींदारी सिस्टम को हटाया गया, ये सारे क्या है, ये सारे लैंड रिफॉर्म्स है। तो ये क्यों जरूरी है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी सा आंसर है, बिकॉज इन सब की वजह से जो पुअर फार्मर्स थे उनका बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, और हमारी कंट्री में मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट थी, और वहां पर भी आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखोगे कि कुछ नॉमिनल परसेंटेज ऑफ लोग थे जो कि रिच फार्मर्स की कैटेगरी में आते थे, बाकी के जो है वो आपके पुअर फार्मर्स या मिडिल फार्मर्स, ओके, मिडिल इनकम ग्रुप वाला जो सेक्शन है उसमें आते थे। तो जब उनके ऊपर इतना एक्सप्लॉयटेशन होता था तो वो प्रॉपर्ली जो है आगे की जो भी उनकी नेक्स्ट वी वुड से कि जो भी उनकी नेक्स्ट क्रॉप होती थी वो उसमें इन्वेस्ट वगैरह नहीं कर पाते थे। वो प्रॉपर जो है जो भी पर्टिकुलर वी वुड से कि चीजों की जरूरत है जिनसे कि उनका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सकता है वो नहीं कर पाते थे, बिकॉज उनके पास में इतना मनी रहता नहीं था। रीजन बीइंग कि उनका लैंड छोटे छोटे थे, तो उनके पास में जो है उतना इनकम का सोर्स नहीं था। सेकेंड चीज, जमींदारी सिस्टम की वजह से क्या हो रहा था कि इनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता था, इनके पास में जितना इनकम नहीं आता था उससे ज्यादा उन्हें क्या पे करना पड़ता था, टैक्स वगैरह पे करने पड़ते थे, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस, बेसिक रीजंस हो जाएंगे हमारे प्रोमिनेंट वंस, जो कि आपको ये बता रहे हैं कि लैंड रिफॉर्म की बिल्कुल जरूरत थी, ठीक है। अब इसके अलावा हमें और क्या बताना है कि लैंड रिफॉर्म्स किस किस फॉर्म में हमने देखा, क्या क्या जो है पर्टिकुलर टाइप के जो है लैंड रिफॉर्म्स हम लोगों ने देखे हैं, पढ़े हैं, ठीक है। आंसर पर आते हैं। The need for land reforms in India was very necessary due to following reasons. First one, there are three types of land tenure system, namely the zamindari system, the maharwali system and the royatwari system prevalent in the Indian agriculture at the time of independence. The common feature of these three systems was that the land was mostly cultivated by the tenants and the land revenues were paid by them to their landlords. This led to the exploitation of tenants in the form of exorbitant rents, ठीक है। तो ये एक पहला हमने क्या बताया, रीजन बताया, ठीक है। उसके बाद में द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स ओन्ड बाय द फार्मर्स वाज वेरी स्मॉल, सो इन एडिशन द लैंड होल्डिंग्स वर फ्रेगमेंटेड, ऑल्सो स्मॉल था प्लस फ्रेगमेंटेड था, ठीक है। ये पर्टिकुलर फीचर भी हमें याद रखना है कि जो लैंड होल्डिंग्स थी वो फ्रेगमेंटेड थी, एक पर्टिकुलर सेक्शन या एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तो इस वे में जो है वो पूरा क्या था, वो पूरा इधर उधर बिखरा हुआ था, ठीक है। तो उसका जो है कंसोलिडेशन भी किया गया था जो रिफॉर्म्स हुए थे उसमें।
दिस ऑब्स्ट्रक्टेड द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, और क्योंकि फ्रेगमेंटेड था तो मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह यूज हो नहीं पाती थी उन पे, ठीक है। एज मोस्ट ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स, सो द फार्मर्स लैक्ड इनिशिएटिव एंड नीदर हैड इनफ मीन्स टू अंडरटेक मैकेनाइज्ड मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन। ऑल राइट, इंडियन फार्मर्स यूज्ड टू रिलाई ऑन कन्वेंशनल एंड द ट्रेडिशनल इनपुट्स एंड मेथड्स एंड क्लाइमेट कंडीशंस दैट हैम्पर्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से जो है हमें लैंड रिफॉर्म्स की नीड थी। नाउ प्रोग्राम्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स की क्या क्या पर्टिकुलर लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए गए थे। अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स की एक मैक्सिमम जो है क्या लगा दी, एक मैक्सिमम सीलिंग लगा दी कि इससे ज्यादा जो है कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल लैंड होल्ड नहीं कर सकता है, तो लैंड सीलिंग्स वगैरह लेकर आई गई। टीनेंसी रिफॉर्म्स आए गए थे, लाइक एग्जेम्पशन फ्रॉम रेंट, नो एविक्शन फ्रॉम रेंट, कंपनसेशन टू द टीनेंस, फिक्सेशन ऑफ रेंट एंड नो अटैचमेंट, ठीक है। तो ये जो है ये 5 आपके वेरियस हम लोगों ने क्या देखे थे, टीनेंसी रिफॉर्म्स देखे थे। देन वी हैव कोऑपरेटिंग फार्मिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ठीक है। कोऑपरेटिंग फार्मिंग जैसी चीजें भी देखी एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, जो फ्रेगमेंटेड लैंड थे इधर उधर थे उन सबको क्या किया गया था, कंसोलिडेट भी किया गया था, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द रिफॉर्म्स जो कि हम लोगों ने देखे हैं कि हाँ वो हमारी इकोनॉमी में जो है इंप्लीमेंट किए गए थे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वाला सेक्शन। ऑल राइट, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट वाज पब्लिक सेक्टर सॉरी व्हाई वाज पब्लिक सेक्टर गिवन अ लीडिंग रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। प्लानिंग पीरियड के टाइम पर पब्लिक सेक्टर को जो है लीडिंग रोल क्यों प्रोवाइड किया गया था? बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर आएगा, मेनली स्टूडेंट्स ये था कि इनिशियली उस टाइम पर कोई भी प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के जो है मूड में नहीं था। क्यों मूड में नहीं था? बिकॉज अभी ट्रस्ट नहीं था कि भाई पता नहीं हम लोग पैसा लगाएं और हमारा पैसा अगर ना हमें वापस मिले, डूब जाए तो, या फिर हमें लॉस हो जाए तो, ठीक है। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर जो वो इन्वेस्टमेंट कर नहीं पा रहा था। ऑल्सो प्राइवेट सेक्टर के पास में इतना पैसा था भी नहीं कि वो इन्वेस्ट कर पाए, ठीक है। तो दीज वर सम ऑफ द रीजंस कि प्राइवेट सेक्टर सामने आ ही नहीं रहा था और पब्लिक सेक्टर को पता था कि ये उन्हें ही करना पड़ेगा, तभी ये चीजें जो है धीरे धीरे कर पूरी लाइन पर आएगी। तो पब्लिक सेक्टर का जो है एक गिवन पब्लिक सेक्टर का जो एक लीडिंग रोल हम लोगों ने देखा है इन दी प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। So at the time of independence, Indian economic conditions were very poor and weak, ठीक है। इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो कैसी थी? वो बहुत ही पुअर और बहुत ही वीक थी। There was neither much private capital nor did India have international investment credibility so as to attach foreign investment, ठीक है। इंडिया के पास में जो है प्राइवेट कैपिटल भी नहीं था इतना, प्लस जो है इतना इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी भी नहीं थी हम लोग की, या वी वुड से क्रेडिटेबिलिटी नहीं थी कि इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स थे वो हम पर इतना भरोसा उस टाइम वैसे भी नहीं करते थे। रीजन बीइंग कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है स्टैग्नेंट फेज पर थी, प्लस अभी पता नहीं है कि भाई पता नहीं है जो इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो ऑब्वियसली कोई भी अगर इन्वेस्ट करेगा तो वो बहुत सोच समझ के करेगा। तो इसलिए इंटरनेशनल क्रेडिटेबिलिटी भी एज सच थी नहीं कि हम जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट ही जब नहीं होगा, या तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट कैसे करेगी, ठीक है, वहां पर वर्क कैसे होगा। सो मोरओवर इंडियन प्लानर्स डिड नॉट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कैपिटल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन सच अ सिचुएशन इट वाज ओनली द पब्लिक सेक्टर दैट कुड टेक द इनिशिएटिव, ठीक है। ऑल्सो जो इंडियन प्लानर्स हैं वो डिपेंडेंट रहना भी नहीं चाहते थे फॉरेन कैपिटल पे, और इसी इन सारी कंडीशंस इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए हम क्या बोल रहे हैं कि हाँ भाई अब इसी के लिए जो है पब्लिक सेक्टर ने सारी चीजें अपने हैंड में ली और उन्होंने ही जो है लीडिंग रोल प्ले किया था। सो द फॉलोइंग आर द रीजंस दैट एक्सप्लेन द ड्राइविंग रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या वेरियस हमारे पास में रीजंस हैं। लैक ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, बहुत ही जो है ऑब्वियस सा रीजन। सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया नीडेड अ बिग पुश एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल वाज डाइवर्सिफाइड, इंडस्ट्रियल ग्रोथ फार एक्सीडेड इट्स एबिलिटी with private entrepreneurs Tata and Birla. Accordingly, it became essential for the state to foster industrial growth through public sector undertakings, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है इंडिया में उसको क्या चाहिए था, एक जो है बिग पुश की जरूरत थी, और
और इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो रिक्वायरमेंट थी कैपिटल की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए वो बहुत ज्यादा थी, बाय दी उसके अवेलेबिलिटी से बहुत ज्यादा थी, ठीक है, जितना अवेलेबल था हमारे पास में इन्वेस्टमेंट उससे कहीं ज्यादा जो है इन्वेस्ट करने की जरूरत थी। ऑल राइट, देन है लैक ऑफ इनिशिएटिव अमंग द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि भाई लैक ऑफ कैपिटल है सबसे पहले तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास में, उनके पास में है ही नहीं मनी इतना। उसके अलावा जो है हमने क्या देखा कि इनिशिएटिव की भी क्या थी, कमी थी। सो द प्राइवेट इन्वेस्टर्स लैक्ड इनिशिएटिव एज वेल, owing to limited size of the market there was no inducement to invest, only a big push of public investment could break the vicious circle of flow inducement to investment, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट की कमी थी, जो इनिशिएटिव नहीं लेना था, नहीं लेना चाह रहे थे, बिकॉज अभी जो है हमारे मार्केट पर, हमारी इकोनॉमी पर ट्रस्ट नहीं था, तो उसे ब्रेक करने के लिए पब्लिक सेक्टर जो है क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर जो है वो लाइमलाइट में आई। देन वी हैव सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, ठीक है। Although we said from starting कि कौन सी पर्टिकुलर सोसाइटी हम लोग कौन सी पर्टिकुलर सोसाइटी में हम लोग वर्क कर रहे हैं, सो दैट वाज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। लेकिन अगर रियलिटी में देखें और जो हम लोगों ने पढ़ा भी है, हमें पता भी है, तो अगर रियलिटी में बात की जाए तो जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी पर ज्यादा बेस्ड थे हम लोग, ठीक है। तो सोशलिस्ट पैटर्न था सोसाइटी का, तो ऑब्वियसली जो पब्लिक सेक्टर है वो क्या करेंगे, वो ज्यादा जो है कीनली वर्क करेंगे। सो द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दिस ऑब्जेक्टिव कुड बी achieved only through direct participation of the state in the process of industrialization, because it requires investment that generates employment rather than investment that maximizes profit, ठीक है। तो जो पब्लिक सेक्टर था वो क्या चाह रहे थे, गवर्नमेंट क्या चाह रही थी कि ऐसा जो है इन्वेस्टमेंट हो जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, ठीक है, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रेदर देन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, ठीक है। सो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वाज टू बी डिस्करेज्ड एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट was considered as the best means to achieve it। तो जो कंसोलिडेशन था, वी वुड से कि जो कंसंट्रेशन था वेल्थ का वो प्रॉफिट के लिए डिस्करेज किया जा रहा है, या वी वुड से कि जो कंसंट्रेशन है वेल्थ का वो डिस्ट्रीब्यूट हो ताकि ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर हो सके लोगों का, ये मेन मोटिव था। एंड ऑब्वियसली वी नो कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो वर्क करते हैं किस मोटिव से, प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से। तो पब्लिक सेक्टर ने बोला कि हमें जो है लीडिंग रोल लेना चाहिए ताकि जो है लोगों के भलाई में भी काम हो और प्लस जो इकोनॉमी हमारी वो ग्रो भी कर सके, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द रीजन वी वुड से कि ये हमारे कुछ लीडिंग रीजंस बनते हैं फॉर पब्लिक सेक्टर बीइंग ऑन द लीडिंग रोल ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Cottage and small scale industries are the backbone of Indian economy. Justify the statement giving suitable reasons. ठीक है, जो cottage और small scale industries हैं वो backbone है Indian economy के, वो थे, ठीक है में नहीं, वो थे जो है backbone Indian economy के, या we would say कि आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो small scale industry शुरू से बोलते हैं कि small scale industries जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या रहते हैं, prominent रहते हैं, वो employment generate करते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, हमारी इकोनॉमी डेवलप हो, तो उसके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो है हमें डेवलप करना जरूरी है। तो जस्टिफाई दी स्टेटमेंट गिविंग सूटेबल रीजंस, ठीक है, रीजंस के साथ में हमें बताना है कि क्यों जो है ये बहुत ही प्रोमिनेंट हम मानते हैं। So it is rightly stated because cottage industry and small scale industries offer following benefits to Indian economy. What are the benefits? Labor intensive होती है, SSIs are labor intensive in character, that is they require more unit of labor than machinery. So SSIs solve the problem of unemployment in India. नेक्स्ट पर आते हैं, लेस कैपिटल इंटेंसिव है। ऑब्वियसली अगर लेबर इंटेंसिव ज्यादा है तो मतलब कैपिटल इंटेंसिव कम है, और अगर कैपिटल इंटेंसिव कम है तो इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा। सो इन इंडिया कैपिटल इज स्केयर, एसएसआईज आर बेस्ट सूटेड टू ब्रिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एज एसएसआईज रिक्वायर लेस कैपिटल, ठीक है। देन वी हैव डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, सो एसएसआईज कैन सर्व मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो जो एसएसआईज है दे कैन सर्व मोर इवन इन दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड जो आपकी वेल्थ है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इतना नहीं कर पाती बिकॉज दीज आर मेनली बेस्ड ऑन कैपिटल इंटेंसिव वर्क, तो वो जो है एक प्रॉपर जो है आपकी इनकम और वेल्थ को इंक्रीज नहीं करती एज कंपेयर टू एसएसआईज, ठीक है।
So seed beds for large scale industry. So SSI provide all the essentials which are needed for development of large scale industry. Large scale industries के जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह वो कहाँ से जाते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से बन के जाते हैं. तो अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है वो वर्क कर रही है, अदरवाइज वो उनके पास में रॉ मटेरियल्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी. ठीक है, तो वी वुड से कि दीज आर दी सीड बेड्स फॉर दी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज अ गुड वे ऑफ प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जस्टिफाई दी स्टेटमेंट. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो एक गुड वे है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने का. कैसे, देखो एकदम सिंपल सी चीज है. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बोलता क्या है कि ऐसे पर्टिकुलर गुड्स जो कि आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सकते हो उनका इंपोर्ट मत करो, उन गुड्स को डोमेस्टिकली ही प्रोड्यूस करो. ठीक है, दिस इज द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की इंपोर्टेड गुड्स को रिप्लेस किया जाएगा बाय डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स. अब ये गुड वे क्यों है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने का, एकदम सिंपल सा रीजन है. ये क्या पर्टिकुलर रीजन हो जाएगा कि भाई जो फॉरेन से गुड आने वाले हैं उनसे अब हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को compete नहीं करना पड़ेगा. और ये तब इंप्लीमेंट किया गया था जब हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ही क्या थी, बिल्कुल ही पुअर स्टेट में थी. तो हम लोग बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं थे. उस टाइम पर हमारी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की जरूरत थी. तो इसलिए जो है ये इंप्लीमेंट किया गया ताकि वो जो फॉरेन कॉम्पिटिशन है उससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बच सके. ठीक है, बिकॉज अगर इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे तो हम लोग वैसे ही जो है डिपेंडेंट ही रह जाते और हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना था. सेल्फ रिलायंस जो पर्टिकुलर हमारा एक गोल था, मोटिव था, वो हमें गेन करना था. इसलिए जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल जो है गुड वे बनता है फॉर प्रोटेक्टिंग दी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. ठीक है, अब इसका प्रॉपर आंसर देख लेते हैं. एक्सप्लेनेटरी पार्ट पूरा मैंने आप लोग को बता दिया है, आंसर देख लेते हैं हम इसका. इन द फर्स्ट 7 plans इंडिया फॉलोड एन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी. This strategy aimed at replacing or substituting imports with domestic production, which is called the import substitution. ठीक है, import substitution किसे हम कहते हैं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी को जो कि एम करती है रिप्लेस करने में और सब्स्टिट्यूट करने में जो इंपोर्ट्स हैं विद द डोमेस्टिक प्रोडक्शन. एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मेड इन फॉरेन कंट्री, इंडस्ट्रीज वुड बी एनकरेज्ड टू प्रोड्यूस देम इन इंडिया इटसेल्फ. ठीक है, सो दस द गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन थ्रू दिस पॉलिसी. सो प्रोटेक्शन ऑफ इंपोर्ट्स टुक 2 forms. ठीक है, ये जो प्रोटेक्शन है 2 फॉर्म्स में हमें देखने को मिला. फर्स्ट वन इज द टेरिफ, दैट इज अ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स टू मेक इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज. ठीक है, सबसे पहले क्या जो इसमें पर्टिकुलर फॉर्म था दैट वाज द टेरिफ, दैट इज टैक्सेस जो है वो लगाए गए थे ऑन द इंपोर्टेड गुड्स. अब टैक्सेस लगाने से क्या हुआ, टैक्सेस लगाने से जो गुड्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ गई. ठीक है, वो महंगे हो गए और जब अगर वो महंगे होंगे तो अल्टीमेटली वी नो कि जब प्राइस बढ़ते तो डिमांड कम होती है, तो फॉरेन गुड्स की डिमांड कम की जाएगी. सेकेंड वाज दी कोटास. कोटास क्या होते हैं, वो आपकी एक क्वांटिटी पर जो रेस्ट्रिक्शन लगता है दैट इज टर्म्ड एज दी कोटा. ठीक है, कि गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि इतने ही गुड्स जो है, इतनी ही क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है वो इंडिया में आ सकते हैं इन द वे ऑफ इंपोर्ट. ठीक है, तो वो कोटास जो है वो लगाए गए. सो कोटास एज दे स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ गुड्स व्हिच कैन बी इंपोर्टेड. सो द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज from foreign competition. The rationale for this policy is that industries of developing countries like India were not in the position to compete against the goods produced by developed economies. It is assumed that if the domestic industries are protected in the infant stages, they will gain strength by being able to produce on large scale and through experience to compete in the course of time. ठीक है, तो ये जो है ये वेरियस रीजंस थे कि हम क्यों बोल रहे हैं कि भाई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सही चीज है. ठीक है, हमने पहले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद में प्रॉपर जो एक कंक्लूडिंग पार्ट बताया कि इस वे में जो है जो आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है वो हेल्प करता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सस्टेन करने में. ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर. Why did India need the policy of import substitution? इंडिया में import substitution की जरूरत क्यों थी? अब जो पर्टिकुलर आंसर अभी हमने देखा है उसी को थोड़ा सा मोल्ड कर जो है हमें इसका आंसर बना देना है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, हम लोग डायरेक्टली जो है आंसर पर आ जाते हैं. सो इंडिया नीडेड द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. फर्स्ट वन इज स्कैरसिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज की कमी थी, अगर ज्यादा जो है अगर इंपोर्ट होंगे तो हमें उतना पे करना पड़ेगा. इसे आप फॉरेन एक्सचेंज वाला जो चैप्टर है उससे रिलेट कर लो बिल्कुल. तो जितना ज्यादा हमें
पे करना पड़ेगा, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो उतना कम होता जाएगा और बीओपी क्राइसिस वाली कंडीशन अराइज हो जाएंगी, जो कि अल्टीमेटली हुई भी थी और इसीलिए फिर जो है 1991 में रिफॉर्म्स लेकर आने पड़े थे। ठीक है, सो अल्टीमेटली ये चीजें हमें याद रखनी रहेगी। तो सबसे पहले कि फॉरेन एक्सचेंज की क्या थी, स्केर्सिटी थी। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया सफर्ड फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एज मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम द फॉरेन मार्केट्स। Thus, to make the country self-reliant or to be able to earn foreign exchange, the government had to inculcate the policy of import substitution. Second वाले पर आते हैं unfavorable balance of trade। ठीक है, वही चीज जो इसी को आप थोड़ा सा क्या करोगे, मोल्ड कर अगर हम लोग बताना चाहें। So as majority of the products were imported in India, this created the problem of deficit of balance of trade। ठीक है, in order to boost the balance of trade, the government had to launch the policy of import substitution so that the needs of the domestic consumers can be satisfied with the products manufactured in India. Scarcity in foreign aid की बात करें तो foreign aid that the country got was insufficient to cater the needs of the country. In order to develop the country, the government needed to introduce the policy of import substitution so that the country can fulfill her own demand for domestic goods, plus increase in domestic demand. Domestic goods demand will lead it to being the produced in the country। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम जो है अगर यहीं पर ही प्रोडक्शन वगैरह करेंगे तो वो ज्यादा क्या रहेगा, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, सो दीज वर सम ऑफ द रीजंस वी वुड से कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जरूरत थी। आई गेस कि ये जो पर्टिकुलर आंसर है वो आप लोगों को क्लियर हो गया है, एंड आई होप सो कि ये जो सारे हम लोगों ने आंसर्स देखे, सारे जो क्वेश्चंस देखे, सारे ही आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गए हैं। विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड पर आते हैं, एंड आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, दैट इज जो हमारे वेरियस वीडियो लेक्चर्स है स्टूडेंट्स, ये आप लोग बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। इसके अपार्ट आप लोगों के पास में और ऑप्शंस है, लाइक मैग्नेट ब्रेन्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, और जो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है यहाँ पर भी जो है आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और बहुत ही सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मिलेंगे। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड प्लीज डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।